Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. आज Calculus of Variations का we are going to start 15th lecture. In fact, last 14th lecture में let me recall you what we have done. 14th lecture में मैंने आपके साथ 2-3 examples शुरू में की थी and we have solved that examples. Complete नहीं की थी, 80% जो है वो solve कर ली थी, आगे just small calculations थी and I leave it to you that you have to find out the solution of these problems. Just 1 or 2 steps जो है ये मैं छोड़ दिए थे. उसके बाद हमने ये अगर फंक्शनल में पैरामीट्रिक जो कर्व है y of x उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हों then I have proved one result which states that the Euler-Lagrange equations are in fact remains the same if the corresponding parametric equations जो हमने यूज किया उसके कोरस्पोंड जो फंक्शनल ट्रांसफॉर्म होता है दैट फंक्शनल इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर पैरामीटर t एंड द इंटीग्रेंड इज होमोजीनियस पॉजिटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 और इनफैक्ट एक काउंटर एग्जांपल भी हमने की थी अबाउट द पॉजिटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 का कि ये नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है और काउंटर एग्जांपल जो थी वो आर्क लेंथ की हमने कंसिडर की थी. आज के लेक्चर में क्योंकि उसमें रिजल्ट जो था वो तो मैंने कम्प्लीटली प्रूफ करवा दिया था तो रिजल्ट जो था उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था थ्योरम की फॉर्म में जो हमने लिखा था और कुछ रिमार्क्स थे जो कि मैं लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सका था. तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो हम सबसे पहले बात ये देखेंगे कि जो हमने अगर कर्व y of x हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में डिफाइन किया गया हो और जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था तो एक नया फंक्शनल आता है जिसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है विच इज द पैरामीटर t. तो पहले हम ये देखेंगे कि जो नया फंक्शनल आ रहा है उस फंक्शनल को अगर एज अ इंडिपेंडेंट फंक्शनल हम ट्रीट करें तो उसकी 2 Euler-Lagrange इक्वेशंस आएंगी. यू हैव 2 सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एज Euler-Lagrange इक्वेशंस ऑफ दैट फंक्शनल. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर ओरिजिनल फंक्शन जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज ना किया गया वो तो सिंगल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर देती है हमें एज Euler-Lagrange इक्वेशंस. तो अकल तो यही कहती है कि वो सिंगल ordinary differential equation of second order and 2 ordinary differential equations which obtain after considering the parametric equations of the curve y of x both should be equivalent. और यही जो है ये आज के लेक्चर स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा. Then we will consider the functionals in which our integrand depends upon the higher derivatives of the dependent variable. So far जितने भी फंक्शनल हमने किए हैं उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिपेंडेंस थी लेकिन हम फिर इसी थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में. आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है फंक्शनल जिनके इंटीग्रेंट जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमने डिस्कस किए थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर हों तो हमारे पास किस तरह की Euler-Lagrange इक्वेशंस आती हैं वो Euler-Lagrange इक्वेशंस ड्राइव करेंगे एंड वी विल डू सम एग्जांपल्स. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हमने जो Euler-Lagrange इक्वेशंस ड्राइव की हैं सो फार वो सब फिक्स्ड पॉइंट को इंटरपोलेट करने वाले कर्व्स हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमारे ये पॉइंट जो है मूविंग हो सकते हैं. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द फोर्थकमिंग लेक्चर्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Today we are having the 15th lecture and let's see what we have in today's lecture. So today we are going to have the 15th lecture of calculus of variations. ये थ्योरम जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में 14th लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, इनफैक्ट प्रूफ कर दिया था. आज के लेक्चर में सिर्फ इसकी जो है वो स्टेटमेंट ही है. A necessary and sufficient condition. अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस इस पे भी मैंने जो है वो बात की थी लास्ट लेक्चर में. लेट मी रिकॉल यू कि दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि ये जो है आपका
नेसेसरी एंड कंडीशंस, जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हैं, वो हमने फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस की हैं। बाकी जितनी भी थ्योरम हमने की हैं उनमें सिर्फ नेसेसरी कंडीशन, फॉर एग्जांपल फंक्शनल की नेसेसरी कंडीशंस टू हैव द मैक्सिमम और मिनिमम इज दैट द फंक्शन शुड satisfy the Euler-Lagrange equations. So we have this functional in which t is our new parameter, x is the function of t and y is a function of t, and dots जो हैं ये in fact dx over dt को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली y डॉट जो है ये dy over dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन if and only if conditions for this functional to depend only on the curve in the xy plane defined by parametric equations, in parametric equations से curve जो define किया गया, and not on the choice of the parametric representation of the curve, यानी कि कोई एक और पैरामीटर हम लेट से tau जो है वो डिफाइन कर सकते हैं फॉर द सेम कर्व। तो आपकी जो फंक्शनल की मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन जो है वो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। पैरामीटर की ऑफ कोर्स रेंज जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है। इज दैट अब ये डिपेंड नहीं करेगा पैरामीटर पे, उसके के लिए कंडीशंस क्या है कि ये आपका इंटीग्रेंट जो है फाई शुड नॉट इन्वॉल्व टी द पैरामीटर एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली तो ये डिपेंड कर नहीं रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली जो है ये डिपेंड नहीं करना चाहिए था। एंड शुड बी अ पॉजिटिव होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इन एक्स एंड वाई। ये हमने प्रूफ कर लिया हुआ है। अब इसी थ्योरम के कोरस्पॉन्ड हमारे पास एक रिमार्क मैंने लिखा हुआ है। इस रिमार्क के बारे में मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में ये भी बात की थी कि ये फंक्शनल जो है ये अगर इस फंक्शनल को पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम ना ट्रीट करें तो ये फंक्शनल जो है इसकी तो सिर्फ एक ही आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस होगी, जो कि है मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब ये y ऑफ x का पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई x ऑफ t एंड y ऑफ t, देन फंक्शनल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस वन। अब ये फंक्शनल जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं x एंड y। So this variational problems leads to the two Euler-Lagrange equations, this one and this one. अब ये Euler-Lagrange equations जो दो Euler-Lagrange equations हैं, इनको इस एक Euler-Lagrange equation की equivalent होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहते हैं, और in fact these are equivalent, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे शो भी किया गया। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि आर दीज इक्वेशंस आर equivalent, जो एक इक्वेशन है और दो इक्वेशंस जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज करके जो आया वो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। In fact, these are equivalent and it is easily verified that they are connected by this identity. अब ये आपके लिए मैं एज ए एक्सरसाइज छोड़ जाता हूं कि ये दोनों ये सिस्टम दिस वन and this one is in fact equivalent, और जस्ट मैं आपको हिंट दे देता हूं कि किस तरह ये करना है आपने। उसके लिए ये मैंने लिखा हुआ है in fact it is easily verified that they are connected by this identity। अब इस आइडेंटिटी को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मेरी पहली टर्म क्या आ रही है, x डॉट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x प्लस y डॉट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y। ये दो टर्म्स मेरे पास आ रही हैं। अभी मैंने माइनस डी ओवर डी टी वाई टर्म्स नहीं लिखी।
अब अगर ये आइडेंटिटी से ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई मस्ट हैव समथिंग, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई एंड दिस टर्म। अब मेरा अगर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूज करता हूं, मेरा दिस एफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है फाई टी एक्स वाई एक्स डॉट और वाई डॉट पे। अब इस फाई का मुझे पता है कि ये एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी जो है ये इनफैक्ट जीरो है। ठीक है, अब एफ मेरा इसको ट्रांसलेट हो रहा है इसमें, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई अगर मैंने करना है, इसको देखना है कि ये ट्रांसफॉर्म किसके होगा, तो ऑब्वियसली पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स होगा चेन रूल यूज करने से, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि चेन रूल बहुत ज्यादा यूज होना है। फाई पार्शियल फाई और पार्शियल टी तो जीरो था, पार्शियल फाई और अगर मैं चेन रूल ये एफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए इस फाई को, तो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई और पार्शियल टी के, प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, क्योंकि एक्स फंक्शन है टी का, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी। इनफैक्ट यहां पे मुझे पार्शियल नहीं लिखना चाहिए, मुझे डी लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्स जो है ये मेरा टाइम का ही फंक्शन है और ये y जो है सिर्फ टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे d ओवर डी टीज होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो जीरो है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ x डॉट, प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ y डॉट। तो देखिए पार्शियल f और पार्शियल y की जगह मेरा ये आ गया, जो कि इसकी ये टर्म है इस आइडेंटिटी की और ये टर्म है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ये रहता है कि आप अब बाकी इस आइडेंटिटी से बाकी दो इक्वेशंस, बाकी क्या है रिमेनिंग रहता है, माइनस एक्स डॉट डी ओवर डी टी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डॉट, और यहां से माइनस वाई डॉट डी ओवर डी टी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डॉट। इसको आपने चेक करना है कि ये अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने ये किया है ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, और रिकॉल करें कि पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डॉट को पहले आप चेन रूल से यूज करेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स को करेंगे। ठीक है, तो आई होप के यू कैन डू इट योरसेल्फ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम, जैसे मैंने आपको कहा है कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड एंड वी आर गोइंग टू discuss the functional in which the functional depends upon the higher derivatives. So on this slide we have functional depending on higher order derivatives. We have considered the following functional, ये हमने consider किया हुआ है, इसमें कोई higher derivative नहीं है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक, लेकिन फंक्शंस जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक से ज्यादा है। अब ये f जो है, ये f y n फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, थर्ड डेरिवेटिव सो ऑन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह y2 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का सेकंड डेरिवेटिव, y2 का n डेरिवेटिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के फंक्शनल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं
हमें पता है कि इस तरह के फंक्शनल्स की आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो थी वो सिस्टम ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस थी। अब हम फॉर एग्जांपल अगर एक ही फंक्शन हो तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं y1 where your f is a to b and your f depends upon the independent variable x, y1 first derivative, y1 second derivative up to so on y1 nth derivative dx। इस तरह के फंक्शनल की आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। However, और ये फंक्शनल जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स में अराइज होते हैं या नहीं, यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने इस तरह के फंक्शनल तो डिस्कस किए हैं। However, many problems in the theory of elasticity involve functional whose integrants, ये integrand है, contain not only yix and their first derivative but also higher order derivatives y double prime, y triple prime, so on and so forth, yn. The method given below above for finding extrema of functionals in the context of necessary conditions for weak extrema can be carried out to this more general case without essential changes। कोई essential changes के बगैर ही जो है वो हम इसकी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव कर सकेंगे। इनफैक्ट हम अभी ड्राइव करने लगे हैं। एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव कंसिडर्ड आवरसेल्व्स टू द वन फंक्शन ओनली। एक से ज़्यादा जो है फंक्शन के हायर डेरिवेटिव्स पे हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे। लेटर ऑन अगर टाइम मिला इस कोर्स में तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने ये कंसिडर किया है कि आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है y और फंक्शनल का इंटीग्रेंड जो है वो आपके उस एक ही फंक्शन के हायर डेरिवेटिव्स पे डिपेंड कर रहा है। So let's start. Let f x y z1 so on and so forth zn be a function with continuous first and second derivatives। ये इंटीग्रेंड है फंक्शनल का, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंटीग्रेंड है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि इसके जो इनपुट है x, y, z1, z2 अप टू सो ऑन zn, ये सब फंक्शन आर्गुमेंट जो है, फॉर एग्जांपल f जो है z1 का भी विद रिस्पेक्ट टू z1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, एंड दीज आर कंटिन्यूअस ऑल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। इसका मतलब है कि zn जो भी वेरिएबल है इसके कोरस्पॉन्ड f का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू zn, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू zn, बोथ एग्जिस्ट करते हैं और ये कंटिन्यूअस भी हैं। Then we consider this functional। अब z1, z2, zn की जगह जो है हमने डेरिवेटिव्स डाल दिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स के। इसका मतलब है कि f जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके विद रिस्पेक्ट अगर हम फर्स्ट पार्शियल f ओवर पार्शियल yn करें तो ये भी कंटिन्यूअस है। पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल yn स्क्वायर ये करें ये भी कंटिन्यूअस है और ये एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस में इनके अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंसीडर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या थी, पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d ओवर dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल्स नॉट। अगर फंक्शन और इसका फंक्शनल जो है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक यहां तक डिपेंड करता है इंटीग्रेंड जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम और d ओवर dx लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये फंक्शन जो है ये फंक्शन पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इनफैक्ट इज अगेन
फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम का हो सकता है। तो उसको विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्गुमेंट्स ये एग्जिस्ट होने चाहिए और कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव दिस कंडीशन ऑन द इंटीग्रेंट ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल। देन व्हाट इज द वेरिएशनल प्रॉब्लम या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसका मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन क्या है? Among we are going to define this one. Among all functions y of x belonging to the space Cn plus 1 and satisfying this condition, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये Cn plus 1 ले रही है, वैसे यहाँ पे रिगोरस वे से नहीं हम कह रहे हैं Cn plus 2 होना चाहिए। वैसे भास बुक्स तो Cn स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस अप टू ऑर्डर nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी लेके जो है वो ये जो एक्सटेंशन जो है ये कर देती हैं। अब ये कंडीशंस क्या है? y ऑफ a द फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल वो a नॉट कोई रियल नंबर होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव a1 पे, n-1 डेरिवेटिव जो है वो an-1 पे। इसका मतलब है कि जो मेरे कर्व हैं a नॉट क्या है? a नॉट a1 so on so forth an-1 ये एक वेक्टर है Rn का। Rn का ये रियल नंबर्स है ना, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 1 2 so on and so forth n-1 ये और +1 a नॉट के कोरस्पॉन्ड, तो ये Rn का वेक्टर है। सिमिलरली y ऑफ b इक्वल्स b नॉट b1 एंड bn, इनको इंटरपोलेट करने वाला ऐसा कर्व, फाइंड द फंक्शन फॉर विच द फंक्शनल हैज एक्सट्रीमम, ये वाला फंक्शनल जो है इसका एक्सट्रीमम हो। अब हमने वही काम करना है। ये प्रॉब्लम जो है कंसीडर किया जा सकता है कि ये यूक्लिडियन स्पेस nth ऑर्डर जो है डायमेंशन n की उसके पॉइंट्स को इंटरपोलेट करने वाला कर्व है, लेकिन डेरिवेटिव्स पे कंडीशंस हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द जनरल रिजल्ट that which states that a necessary condition for a functional jy to have an extremum is that its variation, जो कि डेल्टा जे से थ्रू आउट दिस कोर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैनिश होनी चाहिए। दिस शुड बी 0। तो हम सपोज कर लेते हैं, यही हम करते हैं हमेशा से। सपोज वी रिप्लेस y ऑफ x by the varied curve y of x plus h of x, y of x plus h of x। अब h of x जो है ये, इसको हम थ्रू आउट दिस कोर्स क्या करते हैं? एडमिसिबल फंक्शन जो है वो कहते हैं। दिस इज द एडमिसिबल फंक्शन। और जब हमारे पास सिंपल केस था तो इस एडमिसिबल फंक्शन h ऑफ a पे क्या करता था? 0, h ऑफ b पे भी 0 था, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट को x इक्वल्स a के कोरस्पॉन्ड पॉइंट a और कैपिटल A था, और x इक्वल्स b के कोरस्पॉन्ड पॉइंट b और कैपिटल B था। इनको इंटरपोलेट करता था हमारा फंक्शनल जो था। तो इसलिए एडमिसिबल फंक्शंस के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। इसी तरह हमारे लिए ये भी एडमिसिबल फंक्शन है, ये भी सेटिस्फाई करेगा सेम टाइप ऑफ कंडीशंस जो कि इस स्लाइड पे मैंने शो की हुई हैं। By the variation delta j of the functional j of y, we mean the expression which is linear। अब उसका क्या मतलब है? linear expression। variation of j का मतलब जो है ये हमने कई बार किया हुआ वन वेरिएबल में, ये है। and which differs from the increment by a quantity higher than the one relative to h, और ये हम order of 2 लिखते थे इस तरह, और h स्क्वायर और उसकी बड़ी टर्म्स वाली जो थी सब इन्फिनिट मेनी टर्म्स को हम इस तरह मर्ज कर देते थे। सिंस बोथ y ऑफ x एंड y x प्लस h x सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन से पास करने वाले ही कर्व चाहिए हमें। y ऑफ x जो हमने सपोज किया है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है, और y ऑफ x प्लस
एडमिसिबल फंक्शन h, ये जो हमने क्राइटेरिया या इक्वेशन आइलर-लाग्रांज इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए हमने ये इंक्रीमेंट जो है ये हमने सपोज किया दोनों कर्व्स को पास करना चाहिए, इंटरपोलेट करना चाहिए किन पॉइंट्स को, Rn के इन पॉइंट्स को A1 अप टू सोन An, ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है B0 Bn, इन दोनों पॉइंट्स को इंटरपोलेट करना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को जब इंटरपोलेट करना है तो y ऑफ x तो पहले ही इंटरपोलेट कर रहा है इन पॉइंट्स को, तो h ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, h ऑफ x is such that h ऑफ a भी 0 होना पड़ेगा, h फर्स्ट डेरिवेटिव a वो भी 0, h n माइनस वन डेरिवेटिव कैलकुलेटेड एट a वो भी 0। अदरवाइज ये वाला कर्व जो है ये इंटरपोलेट नहीं करेगा इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पे h होना चाहिए, h ऑफ b 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ h कैलकुलेटेड एट b 0, so on and so forth। अब इनफैक्ट ये इनकी वैल्यूज जो है वो मैंने फंक्शनल की एज अ फंक्शनल जो है वो मैंने डाल दी ये। अब एज यूजुअल मैं इसको ये जो मेरा लिखा हुआ है इस जो कि फंक्शन ऑफ n+1 वेरिएबल है, n+1 वेरिएबल है, इसको मैं क्या करूंगा एक्सपैंड करूंगा बाय यूजिंग टेलर थ्योरम और किस पॉइंट के अबाउट करूंगा x y y प्राइम अप टू सो ऑन yn, इसके अबाउट मैं पॉइंट करूंगा। जब इसके अबाउट मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूंगा तो पहली टर्म जो है वो तो यही आएगी f ऑफ x y y प्राइम yn, तो ये पहली टर्म a टू b इसके एक्सपेंशन की ये आएगी, प्लस अब ये टर्म जो फर्स्ट टर्म होगी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की प्लस लीनियर टर्म प्लस हाई ऑर्डर टर्म्स इन्फिनिट सीरीज वो मैं नहीं लिख रहा, और लास्ट में ये माइनस साइन के साथ इंटीग्रल होगा मेरे पास कोरस्पॉन्ड टू दिस वन, तो ये तो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद द लीनियर टर्म एंड सम नॉन लीनियर टर्म। तो इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन से जब मैंने एक्सपैंड किया सो दिस इज इन फैक्ट इक्वल f ऑफ x y y प्राइम y डबल प्राइम yn प्लस f ऑफ y पार्शियल f ओवर पार्शियल y इंटू h, ये इंक्रीमेंट h प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इंटू h प्राइम, ये h प्राइम जो है प्लस so on and so forth प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y n h पावर n, ये लीनियर टर्म हो गई, प्लस अगली टर्म्स जो हैं ये सब ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर की टर्म होंगी जो कि सब मैंने इसमें कर दिए। अब ये मैंने पहले ही बताया है कि ये टर्म जो है इंटीग्रल ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद दिस वन, और ये O2 यही टर्म है ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इंक्रीमेंट ऑफ j in fact equals this one, where ये लीनियर टर्म जो है इसको हमने क्या नाम रखा होता है वेरिएशन ऑफ j, डेल्टा j इक्वल्स नॉट। अब फंक्शनल जो है फंक्शनल विल हैव एक्सट्रीम वैल्यूज if and only if the variation this delta j equals 0. Therefore the necessary conditions delta j 0 वो ये है। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि यहां पे तो h आ रहा है क्योंकि मैंने इस तरह का लेमा हमने यूज किया हुआ है कि if a to b
अल्फा एक्स एच ऑफ एक्स इक्वल 0, एच जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, एच ऑफ ए इक्वल्स नॉट है, एच ऑफ बी इज नॉट है, एंड दिस इफ दिस इक्वल 0 देन आपका अल्फा एक्स जो है वो 0 है ओवर द इंटरवल। ठीक है, ये लेमा कई बार हमने और इसकी एक्सटेंशन भी यूज की हुई है। लेकिन यहां पे एच तो यहां पे है, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव है एच का, यहां पे nth डेरिवेटिव है एच का, मुझे यहां पे सब एच चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन। पहली टर्म को तो मैं एज इट इज, पहली टर्म मेरी क्या है, ए टू बी एफ ऑफ वाई, ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे जो है ये एफ ऑफ वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ वाई प्राइम जो है ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम को रिप्रेजेंट कर रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट टर्म इसकी जो है ये वाली, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। सेकेंड टर्म कंसिडर करते हैं, ए टू बी एफ ऑफ y प्राइम h प्राइम dx, ये वाली टर्म है। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करूंगा। h प्राइम जो है वो फर्स्ट फंक्शन रखा, h f ऑफ y प्राइम इवेल्युएटेड एट a एंड b माइनस इंटीग्रेशन a टू b h ऑफ x। अब आगे विद रिस्पेक्ट टू x है तो d ओवर dx f ऑफ y प्राइम ये आएगा, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिर्फ ये एक टर्म अभी मैंने लिखी है, ठीक है। अब अगर मैं ये लिमिट्स जो हैं ये लिमिट्स अप्लाई कर दूं तो लिमिट्स अप्लाई करने से क्या आएगा, h ऑफ b f ऑफ y prime calculated at x equals b minus h of a f of y prime calculated at x equals a। अब h of b और h of a जो है वो तो 0 है, so this will become 0 and this second term in fact equals, वो किसके इक्वल आ गई, माइनस a to b h of x d over dx f of y प्राइम। अब ये भी dx है, ये भी dx है, इसको मैं इंटीग्रल को कॉमन ले सकता हूं, सो मेरा फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो ये बन रही हैं, माइनस d over dx f y प्राइम इंटू h ऑफ x, ये बन रही है फर्स्ट टू टर्म्स। ये देखें अगर हमारे पास फर्स्ट y प्राइम तक की फंक्शनल होता है तो ये आइलर लैग्रांज इक्वेशन ही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टर्म जो है जो कि f ऑफ y डबल प्राइम h डबल प्राइम है, इस पे भी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। लेट मी शो दिस वन कि नेक्स्ट टर्म इसकी f ऑफ y प्राइम h डबल प्राइम है, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रल की फॉर्म में, a टू b f ऑफ y प्राइम h डबल प्राइम dx। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा तो h प्राइम f y डबल प्राइम कैलकुलेटेड एट x इक्वल्स a एंड x इक्वल्स b। अब h डबल प्राइम जो है ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, माइनस a टू b h प्राइम d ओवर dx f y डबल प्राइम dx। अब ये क्योंकि h ऑफ a भी 0 है, h ऑफ b भी 0 है, h प्राइम ऑफ a भी 0 है, h प्राइम ऑफ b भी 0 है, सो एंड सो फोर्थ h n माइनस 1 a भी 0 है और h
n-1 b भी जीरो है, क्योंकि ये इंटरपोलेट कर रहे हैं उस पॉइंट को, तो ये तो जीरो हो जाएगा. दिस टर्म बिकम जीरो, दिस टर्म बिकम जीरो. सो आई एम लेफ्ट विद दिस वन. अभी भी यहां पे मेरा h प्राइम है, सो वंस अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं यूज करूंगा. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने से माइनस h d ओवर डी एक्स f y double prime evaluated at x equals a, x equals b माइनस, अब ये माइनस इस माइनस साइन से प्लस हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 रेज टू पावर 2 और इंटीग्रल a टू b, यहां पे h मेरा बन जाएगा, ये d2 ओवर dx स्क्वायर बन जाएगा, f ऑफ y डबल प्राइम dx. अब ये भी जीरो टर्म है क्योंकि इस कंडीशन से कि h ऑफ b और h ऑफ a जो है वो जीरो है, तो सो दिस टर्म इज वंस अगेन जीरो. सो सेकेंड टर्म जो है वो इनफैक्ट a टू b f y डबल प्राइम h डबल प्राइम dx, ये इक्वल किसकी आई, माइनस 1 रेज टू पावर 2 d2 a to b h d2 over dx square f of y डबल प्राइम dx इसके इक्वल है. अब ये जो आप टर्म देख रहे हैं ये इस तरह आई है, यहां पे माइनस प्लस को मैं माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं. सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेट्स से फॉर योर प्रैक्टिस आप थर्ड टर्म जो है उसको भी लिखें. थर्ड टर्म क्या होगी, दैट विल बी a टू b f y ट्रिपल प्राइम h ट्रिपल प्राइम dx. इसको 3 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी पड़ेगी और यहां पे हमें ये भी यूज करना पड़ेगा इसके लिए कि h डबल प्राइम a ये भी जीरो है और h डबल प्राइम b भी जीरो है. ठीक है, तो आपके पास ये किसके अल्टीमेटली क्या है, माइनस 1 रेज टू पावर 3 d क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब एफ ऑफ वाई ट्रिपल प्राइम इंटू एच ऑफ एक्स प्लस ऑन एंड सो फोर्थ. लास्ट टर्म जो है उसको भी हमें n-1 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी एंड वी विल हैव दिस वन. और एच ऑफ एक्स जो है इस तरह, एच ऑफ एक्स जो है हमारा पूरे जो हमारी वेरिएशन थी डेल्टा जे इसके इक्वल था, एच ऑफ एक्स बाहर आ गया. नाउ वी आर इन अ पोजिशन कि हम ये लेमा यूज कर सकें. अब ये ऑल ऑफ दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अल्फा ऑफ एक्स. अल्फा एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इक्वल्स नॉट, वेयर एच ऑफ ए इक्वल्स 0 एच ऑफ बी, जो कि हम शुरू से लेमा यूज करते हैं फॉर एनी फंक्शन एच विच हैज एन कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाई द जीरो बाउंड्री कंडीशंस. सो बाय यूजिंग दैट लेमा, the variation delta j equals 0, which becomes this one. This implies that the integrand का ये जो part है आपका f of y, this one, this is in fact equals not. So this is the Euler-Lagrange equation. It is in fact this is an ordinary differential equation जिसका ऑर्डर क्या है, f of y, n को n टाइम्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y n को अगर एक टाइम में डिफरेंशिएट करूं d ओवर dx से तो ये y n प्लस 1 बन जाता है. तो n पार्ट टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो n प्लस n बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2n. सो my Euler-Lagrange equation is 2nth order ordinary differential equation. तो अगर हायर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हो तो 2nth ऑर्डर की मेरे पास Euler-Lagrange equation और एज एन ODE आएगी. रिमार्क लिखा हुआ है कि ये जो प्रूफ मैंने किया है, इनफैक्ट आई हैव प्रूव्ड अ रिजल्ट. प्रूफ मैंने क्या किया,
वो मैं अगली स्लाइड पे थ्योरम की फॉर्म में लिखूंगा भी, लेकिन ये इसके प्रूफ में द डेरिवेशन ऑफ द आयलर इक्वेशन और आयलर लैग्रेंज इक्वेशन इज नॉट कंप्लीटली रिगोरस। हमने प्री सपोज किया है कि ये डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। वेयर एज if a function y belongs to cn plus 1 a b, it is not necessary कि ये डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करें। तो उससे ये प्रूफ जो था ये इनफैक्ट इतना कोई रिगोरस प्रूफ नहीं था। तो लेट मी फर्स्ट स्टेट द थ्योरम कि हमने थ्योरम क्या किया। वी हैव प्रूव दिस वन, फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। थ्योरम हमने क्या प्रूफ किया जो कि मैं यहां पे लिखने लगा हूं। इफ वी हैव जे फंक्शनल ए टू बी एफ एक्स वाई वाई एन पे डिपेंड कर रहा हो आपका डी एक्स, देन एंड ऑफ कोर्स ये इंटरपोलेट कर रहा है वाई ऑफ a equals a naught, y of a1, so on and so forth, an, or y of b equals b naught, y dash of b equals b1, yn minus 1 b equals bn minus 1. Then the extremals of J are the solutions of the following Euler-Lagrange equations, which is f of y minus d over dx, f of y prime plus d2 over dx square, f of y double prime minus so on and so forth, plus minus 1 raised to power n dn over dxn f yn equals dot. ये हो गया. Let's construct a simple example. Consider this functional. Let's say 0 to 1 y plus y second order derivatives cos square dx. अब ये अगर फंक्शनल दिया गया हो तो इसकी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन हमने लिखनी है. हमारा f क्या है? Our f in this particular example is y plus y double prime square. अब इसके लिए हमें पार्शियल f over पार्शियल y सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, which is 1. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है ना ये f जो है. अगर मैं इसी रिजल्ट के फॉर्म में इसको लिखूं तो f मेरा क्या है? x पे y पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, यहां तक है ये f मेरा इस एग्जांपल के लिए. तो पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम जो है ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे नजर ही नहीं आ रहा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेरिवेटिव दैट विल बी 0. और मेरा पार्शियल f ओवर पार्शियल y डबल प्राइम जो है ये 2y डबल प्राइम ये होगा. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए मेरा फंक्शनल
आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या है? माय आयलर लैग्रांज इक्वेशन is this one, partial f over partial y minus partial f over partial y dash plus d2 over dx square partial f over partial y double prime equals naught. लेट्स सी कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर बनता है. सब पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किए हुए हैं. दैट इज इट विल बिकम दैट इज 1 माइनस 0 प्लस d2 ओवर dx स्क्वायर 2y डबल प्राइम इक्वल 0. इस इक्वेशन को अगर मैंने सिंप्लीफाई करना है तो दैट विल बी 2 फोर्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4. तो आप ये देखें यहां पे फंक्शनल इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वी हैव n इक्वल्स 2. n इक्वल्स हमारे पास 2 था. तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन का 2n ऑर्डर होना चाहिए था और दैट विल बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2nth ऑर्डर. देखें n इक्वल्स 2 था तो 2n क्या हमारा बनता है इस एग्जांपल के लिए 4. सो दिस इज आवर फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब इसको सॉल्व करना है. ये फोर्थ ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. 2y डबल डैश फोर्थ डैश इक्वल्स 1. अब इसको अगर सॉल्व करना है तो होमोजीनियस इक्वेशन जो कि फोर्थ ऑर्डर है हमारे पास, इसको पहले सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है? हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y of x equals c1, let's say third derivative constant, second derivative c1x plus c2, first derivative c1x square by 2 plus c2x plus c3, and y of x equals c1x cube 6 plus c2x square by 4 plus c3x plus c4. This is our y of x. अब पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं यहीं तक ही करूंगा. पर्टिकुलर सोल्यूशन आप खुद ही निकाल सकते हैं और इसका y ऑफ x जो कि y ऑफ c प्लस y ऑफ p है उसको आप इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोल्यूशन जो y ऑफ x आ रहा है इसमें 1 2 3 4 c1 c2 c3 और c4 आपके पास कांस्टेंट्स हैं. इन कांस्टेंट्स को डिटरमिन करने के लिए ये फंक्शनल जो दिया गया था, क्योंकि n इक्वल्स 2 तक है तो y ऑफ 0 इक्वल 0, लेट से ये कंडीशंस भी दी गई होनी चाहिए थी. y ऑफ 1 इक्वल लेट से 1 है. y डैश ऑफ 0 इक्वल्स लेट से 0 ही है. y डैश ऑफ 1 भी 0 है. तो 4 कंडीशंस आपको दी गई होनी थी और कंडीशंस भी देख लें n-1 तक ये थ्योरम में हमने ली थी. तो y डैश n इक्वल्स 2 है इस एग्जांपल के लिए, तो n-1 1 बनेगा. तो y डैश पे भी एट बोथ एंड्स x इक्वल्स a और x इक्वल्स b दोनों के लिए हमें कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए. दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कैंडिडेट्स फॉर द एक्सट्रीमल ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल. ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं सिंपल सी गाइडिंग की है. आप अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से या खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस हैं। इफ यू रिमेंबर कैनोनिकल फॉर्म आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पढ़ी होंगी। कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर की भी आप करते हैं और सेकंड ऑर्डर की भी आप करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म इनफैक्ट ऐसी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स होती हैं जो कि आपको फर्स्ट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेट करने से आपके पास डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो सॉल्यूशन आ जाता है। आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की कैनोनिकल फॉर्म वो क्या है कि आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो सेकंड ऑर्डर, अगर आपका फंक्शनल जो है सो फार जो हमने किया है डिपेंडेंट वेरिएबल ए की है, तो हमने अगर आपका फंक्शनल सिर्फ ए की कर्व पे डिपेंड कर रहा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम और ये आज के लेक्चर में वाई एन तक की है, तो ये 2nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है हमारे पास आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है। लेट्स से कि अगर ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक की फंक्शनल डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। एवरी सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस dy ओवर dt प्लस 5 इक्वल 0, ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं बाय डिफाइन इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे कि मैं dy ओवर dt को जो है एक नया वेरिएबल z रख लेता हूं, ठीक है। तो मेरी एक तो ये इक्वेशन बन गई और ये मेरी इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन मुझे सेकंड ऑर्डर दी गई थी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी dz ओवर dt प्लस z प्लस 5 इक्वल्स 0। अब ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसके कॉरस्पॉन्ड मैंने सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो बना ली। इनफैक्ट यही कैनोनिकल फॉर्म है आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की। तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस में इनफैक्ट होगा क्या कि हम जो भी हमारा ऑर्डर होगा नॉर्मली वी विल कंसिडर के हमारा जो है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको ट्रांसफॉर्म हम किया करेंगे सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। दैट्स व्हाई इस स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है कि रिकॉल सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द n अननोन फंक्शंस, n अननोन फंक्शंस हैं, वो ये है कि x1 डॉट इक्वल्स, और ये कपल्ड है। कपल्ड का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं x1 डॉट इक्वल्स x1 x2 एंड x2 डॉट इक्वल्स x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर रूट। अब ये कपल्ड है कि एक वेरिएबल जो है, दो इक्वेशन है ना, वेरिएबल्स दो हैं x1 और x2। x2 वेरिएबल जो है वो x1 डॉट वाली ये dx1 ओवर dt वाली इक्वेशन में x2 वेरिएबल, और x1 वेरिएबल जो है वो दूसरी वेरिएबल में है, तो इसको हम बोलते हैं कि these equations are coupled। और ये कपलिंग समटाइम्स आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इट इज इजी टू ब्रेक, और वन ऑफ द टेक्निक टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कि आप इसको, इस कपलिंग को अगर मैं ब्रेक कर दूं, यानी कि x2 को किसी तरीके से रिमूव कर दूं और x1 के फंक्शन में लिख दूं। फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे इस सेकंड इक्वेशन से
x2 इक्वल्स x2 डॉट स्क्वायर ओवर x1 4 ये आ रहा है। ये x1 x2 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, x1 डॉट इक्वल्स x1 इंटू x2 यहाँ पे डॉट है, सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन नॉट बी डीकपल्ड। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये मेरी सेकंड इक्वेशन इस तरह की होती कि मैं यहाँ से x2 की वैल्यू डिटरमिन कर सकता इन टर्म्स ऑफ x1 और वो मैं यहाँ पे डाल देता, तो वो फिर कपल्ड सिस्टम ना रहता। तो ये nth ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ये जस्ट रिकॉल किया गया है। सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वेयर योर एक्स वेक्टर जो है ये इनफैक्ट इक्वल है x1 x2 सो एंड सो फोर्थ xn फंक्शंस, n कंपोनेंट है x के, और f जो आपका वेक्टर f है ये कंसिस्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ योर each ordinary differential equation and it is a function of f1 f2 up to so on fn. So this complete system of ordinary differential equation could be written as a vector form. For example, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको अगर मैं vector form में लिखना चाहूँ, it is equals x dot f where x dot मेरा क्या x क्या है, मेरा vector x is x1 x2 and my vector f is x1 x2 x1 square root of x2, ये जो कि f1 था और ये f2 था। तो इस तरह सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं। अब ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल में एक सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसका एग्जांपल दी गई है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं आई शुड टेक x1 x2 और मेरा f क्या है, इट इज इन फैक्ट f1 एंड f2 और मेरा f1 किस तरह डिफाइंड है, ax1 माइनस b x1 x2। f2 मेरा किस तरह डिफाइंड है, और ये टिपिकल एग्जांपल है प्रेडेटर प्रे सिस्टम की। प्रेडेटर प्रे सिस्टम क्या है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, कि हमारे सिस्टम में हम एज अ ह्यूमन बीइंग किन किन चीज़ों को एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एनिमल्स जो हैं किसी भी इकोलॉजी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं फूड की, डिफरेंट जो है लिविंग बीइंग्स की। तो जो जिसको हम खाते हैं वो हमारा प्रे होता है, शिकार होता है, और हम जो हैं वो शिकारी होते हैं। तो ये डायनामिक्स को कि किसी सोसाइटी में शिकार और शिकारी का किस तरह जो है इक्वेशंस जो है या बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है कितना इफेक्ट पड़ता है वो मॉडलिंग करती हैं ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वी कैन कन्वर्ट higher order ordinary differential equations into the system of ordinary differential equations by introducing the new variable. For example, ये equation क्या है, in fact d2x over dt square plus 3dx over dt plus 4x equals 0। अगर मैं x dot जो कि dx over dt है इसको मैं v रख लूँ तो मेरा this second order ordinary differential equations will be transformed into the first order ordinary differential equation, system of first order ordinary differential equation जो कि ये दिया गया है। तो ये ही काम हमने करना है। We are almost at the end of our lecture। आज ये कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस जिसमें इनफैक्ट हमने क्या करना होगा कि आपका जो है सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है इनको ट्रांसफॉर्म करना होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में,
ये हम सीखेंगे आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के लिए किस तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिनको कैनोनिकल वेरिएबल्स जो है वो हम कहा करेंगे, और ये इनकी एनालिटिकल डायनामिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस है। एनालिटिकल डायनामिक्स में हम इसके लेक्चर 2-3 लेक्चर जो हैं मैं रिजर्व करूँगा फॉर सच टाइप ऑफ के आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की कैनोनिकल जो इक्वेशंस हैं उनकी एप्लीकेशंस 2 या कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये डिटेल टॉपिक में डिस्कस करूँगा। टिल द नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.